ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? परिवहन। देखिए, परिवहन जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे हमारा रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। ठीक है, चारों परिवहन। इसकी जो मेन बातें होंगी, जो समझाने वाली होंगी, वो हम वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। कौन सा? हमारा रेल परिवहन है। देखो, परिवहन क्या होता है? परिवहन होता है कि किसी भी सामान को या फिर कोई ऐसा साधन जो किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम आ रही है, उस पूरे तंत्र को हम परिवहन कहते हैं। ठीक है, परिवहन जरूरी क्यों है? क्योंकि परिवहन जो है उसी के माध्यम से हम व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो लेन देन होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, इधर से उधर सामान को लाना ले जाना, वो सब परिवहन के द्वारा संभव होता है। उसके अलावा अगर हमें भी कहीं दूसरी जगह पर जाना है तो वो भी परिवहन से ही संभव होता है। ठीक है, आपको दूसरे देश में जाना है, आप हवाई यात्रा का उपयोग करते हैं, आपको हवाई परिवहन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस प्रकार से परिवहन जो है वो प्रागैतिहासिक काल से ही बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, इसको विकसित करने के लिए बहुत सारे पहले के टाइम पे, जो हमारे अंग्रेजों के टाइम पर ही क्या हो गया था, इसका विकास होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा? हमारा रेल परिवहन। देखिए, रेल परिवहन, अगर हम बात करें रेल परिवहन की, तो दुनिया में जो पहली रेल चली थी, दुनिया की पहली रेल की बात करें तो उत्तरी जो हमारा इंग्लैंड है, यानी कि ब्रिटेन, उत्तरी इंग्लैंड के एक स्थान है। कौन सा? स्टॉकटन एवं डार्लिंगटन के मध्य में चलाई गई थी 1825 में। पूरे विश्व में सबसे पहले दुनिया के अंदर रेल का जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी कहाँ से? अपनी उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन से लेकर डार्लिंगटन तक 1825 के मध्य। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार जो है वो पूरे दुनिया के अंदर फैलता चला गया। अब जो भारत में, क्योंकि यहाँ अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया? भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल चलाई, जो कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक चली। क्लियर हुई ये चीज़? सबसे पहली जो भारत में रेल चलाई गई थी, वो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य। ठीक है, इसकी जो लंबाई थी वो कितने किलोमीटर की थी? 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब यहाँ से जो है भारत में रेल यात्रा शुरू हो जाती है, रेल परिवहन की शुरुआत हो गई यहाँ से, मुंबई से थाने। फिर जब हमारे कोलकाता में, दूसरे नंबर पे कोलकाता में विकसित की जाएगी। इस प्रकार से पूरे भारत के अंदर रेल परिवहन का विस्तार हो गया। क्लियर हुई चीज? देखिए, अब भारत में जो रेल मार्ग बनाए गए हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होते हैं ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन। एक होती है मीटर गेज यानी कि छोटी लाइन, और एक होती है नैरो गेज मतलब सकरी लाइन। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 1.6 मीटर चौड़ी होती है। जो ब्रॉड गेज होती है 1.6, ये 1 मीटर की होती है इसकी चौड़ाई, और ये होती है 0.7 के आसपास, मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। क्लियर हुई है? भारत में जो रेल मार्ग है, रेल परिवहन है, रेल के विभिन्न जो है गेज बनाए गए हैं, जैसे ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ठीक है, ब्रॉड गेज के अंदर क्या होगा
कि जो रेल की जो पटरियां हैं उनकी जो चौड़ाई है वो इतने 1.6 मीटर होगी। ठीक है, मीटर गेज में 1 मीटर होगी, और नैरो गेज क्योंकि और सक्रिय हो जाती है तो 0.7 मीटर ही इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, भारत में पूरे में अगर बात करें तो पूरे भारत के अंदर 18 रेलवे जोन है। ठीक है, हर जो है मतलब जैसे कि मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, आप लोगों ने ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कि लिखा हुआ होता है उत्तरी पश्चिमी रेलवे। ठीक है, ये जो जोन के हिसाब से इनका डिवीजन किया होता है, जो जोन होता है उसके हिसाब से इसमें बांटा गया है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए भारत में रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, सबसे पहला कारक अगर देखें तो वो आता है हमारा भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक मतलब देखिए आप ट्रेन की पटरी कहाँ बिछाएंगी। एक्चुअली थोड़ी सी ना तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ी आवाज़ आपको स्लो हो सकती है कि धीरे आ रही हो। ठीक है, तो आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। बाकी हम आगे से जो है अपनी क्लासेस अच्छे से करेंगे। ठीक है, आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। बाकी मैं आप लोगों को टॉपिक तो बता ही रही हूँ कि हाँ इस टॉपिक में क्या क्या आपको करना है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए आप धरातलीय उच्चावच। धरातलीय उच्चावच, धरातलीय उच्चावच का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कि ऐसे वाला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र बना हुआ है, फिर नीचे जा रहा है, फिर पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्र में हम रेल मतलब पटरियाँ बिछाने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या मतलब वो पूरा रिस्क होता है कि आप इस तरीके के क्षेत्र में रेल की पटरियाँ बिछाना चाहते हैं। तो धरातलीय जो उच्चावच होता है, मान लीजिए एक तरफ समतल पर प्लेन जगह है, फिर थोड़ा सा स्थान ऊंचा आ जाता है, फिर प्लेन जगह, फिर ऊंचा आ जाता है, तो इस तरीके की स्थिति हमारे रेल परिवहन को प्रभावित करती है। ठीक है, भौगोलिक कारकों में जो सबसे पहला पॉइंट था वो था हमारा धरातलीय उच्चावच। देखिए उसके बाद में देखिए बाढ़ प्रवत क्षेत्र। बाढ़ प्रवत वाले क्षेत्र में आप रेल मतलब पटरियाँ बिछा सकते हैं, नहीं बिछा सकते। वहाँ बाढ़ आई और क्या हुआ, पटरियों के नीचे की सारी मिट्टी जो है वो कट जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ हमारी जो ट्रेन है वो पटरी से नीचे उतर जाएगी और वहाँ पर हादसा हो सकता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं वहाँ भी रेल परिवहन की स्थापना नहीं होती। उसके बाद तेज प्रवाह वाली जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ भी इस तरीके की रेल परिवहन को वो प्रभावित करती हैं। ठीक है, सघन वन क्षेत्र भी इसके लिए बाधक होते हैं। जबकि हम बात करें कि जो हमारी कौन सी समतल भूमि, सघन जनसंख्या जहाँ रहती है वहाँ, ठीक, कृषि, औद्योगिक विकास व नगरीकरण, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है रेल परिवहन का विकास अच्छा होता है। ठीक है, ये इन कारणों की वजह से रेल परिवहन का विकास अच्छे से हो पाता है। ये चीज़ क्लियर हुई। भौगोलिक कारक समझ में आया कि वो रेल परिवहन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आता है अपना पॉइंट आता है हमारा कौन सा, आर्थिक कारक। देखिए रेल परिवहन के विकास में देखें तो आर्थिक जो है कारण वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखो ये जो है दो प्रकार से हम विभाजित करते हैं इसको। पहला कि आर्थिक दृष्टि से कोई क्षेत्र है जो समृद्ध है, और एक क्षेत्र है जो क्या है जिसमें दूसरे क्षेत्रों में अगर देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि उस प्रकार की कंडीशंस कम विकसित हैं। देखिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि पहली इसमें दो तरीके की कंडीशंस होती हैं।
पहली देखिए, एक वो क्षेत्र जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है, समृद्ध क्षेत्र कैसे कि इसके अंदर कृषि एवं औद्योगिक दृष्टि से ये विकसित होता है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित होता है। आर्थिक कारक में सबसे जो एक पॉइंट होता है कि समृद्ध क्षेत्र, तो उसमें कृषि अगर कृषि व औद्योगिक दृष्टि से वो क्षेत्र अगर विकसित है तो वो समृद्ध क्षेत्र कहलाएगा। दूसरा कि रेल लाइनों को विकसित करने के लिए क्या होना करने वाला मतलब दूसरा जो पॉइंट है वो होना चाहिए कि रेल लाइनों को अगर विकसित करना है तो वहाँ निवेश करना पड़ता है। एक तो ये क्षेत्र है कि पहले से ही समृद्ध है, वहाँ पर कृषि औद्योगिक दृष्टि से वो बहुत विकसित है, तो वहाँ हमें कम पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। एक दूसरा क्षेत्र है जिसमें हमें निवेश करना पड़ता है, मतलब जैसे हमने पढ़ा कि धरातलीय जो उच्चावच होता है, मान लीजिए इस तरीके की संरचना है, इसमें जब आप रेल परिवहन का विकास करेंगे तो आपको ज़्यादा खर्चा वहन करना पड़ेगा। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से जो है आपको बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा कौन सा, राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक देखो, अंग्रेजों ने जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ कि प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिए रेल मार्गों का विकास किया था। हमें पता है कि अंग्रेजों ने तो 1853 के अंदर डलहौजी के काल में ही तो ये सब संभव हो पाया था। दूसरी ओर भारत के जो प्राकृतिक संसाधन थे उनके शोषण का प्रमुख उद्देश्य रहा था इसमें। राजनीतिक कारक अगर देखें कि जो रेल परिवहन को प्रभावित करता है, तो आप लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक ट्रैक बिछाना है और उसके लिए आपके यहाँ 1 करोड़ का बजट पास हुआ, लेकिन बीच में ही 1 करोड़ का जो बजट पास हुआ है उसमें बीच में कितने जो राजनेता होंगे जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। 1 करोड़ में से वो सिर्फ 50 लाख का ही काम करेंगे। 50 लाख जो होता है वो उनके अकाउंट में जाता है। तो इस तरीके की जो कंडीशंस होती है उसको राजनीतिक कारक कहते हैं, जो रेल परिवहन को प्रभावित करता है। क्लियर हुई ये चीज़? देखिए, अब हम बात करें कि 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उन्होंने क्यों रेल परिवहन का विकास किया? क्योंकि वो ये हो गया हमारा राजनीतिक कारक। देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी, 1857 की क्रांति की। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उन्होंने अंग्रेजों ने रेल परिवहन का विकास क्यों किया था? क्योंकि वो अपने यहाँ पर प्रशासनिक जो पकड़ है उसको मजबूत करना चाहते थे। प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना चाहते थे। प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करना इनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन क्या हुआ कि इनका मकसद क्या था? प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, इसलिए इन्होंने क्या किया, रेल परिवहन का विकास किया। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जो राजनेता जो होते हैं उनका भी इसमें उद्देश्य निहित होता है। इसलिए रेल बजट कभी भी देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा लेवल पे पास किया जाता है, लेकिन काम उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। क्लियर हुई ये चीज़? तो ये थे हमारे कौन कौन से रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों में, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक। क्लियर हुई ये चीज़? प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब देखिए रेल परिवहन का वितरण। रेल परिवहन का वितरण, अगर रेल परिवहन के वितरण की बात करें हम, तो इसके अंदर जो विभाजन किया है वो उत्तरी भारत का रेल वितरण, उत्तरी भारत में रेलों का वितरण, दक्षिण भारत में, ठीक। उसके बाद में कुछ विरल जो रेल मार्ग हैं उनका भी विकास इसमें हुआ है। ठीक है, जो रेल परिवहन का जो वितरण आता है उसमें उत्तरी भारत के रेलवे की अगर हम बात करें तो ये सघन रेल मार्ग विकसित है। ये जो उत्तर भारत के अंदर सघन क्षेत्र में इसका विकास हुआ है।
यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व जो है अमृतसर और कोलकाता के मध्य में मिलेगा आपको। उत्तरी जो भाग है वो क्योंकि मैदानी भाग है तो वहाँ पर रेल परिवहन अधिक मात्रा में विकसित हो पाया है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है कि जो हमारा संपूर्ण प्रदेश जो है इसके अंदर रेल मार्ग से जुड़ा हुआ, जैसे दिल्ली, कानपुर, पटना, लखनऊ, आगरा, जैसे मान लीजिए आप यूपी, बिहार, ये सारे के सारे जितने भी स्टेट है ये आपके आपस में रेल परिवहन के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर दिल्ली का मेट्रो प्रणाली देखिए, भारत सरकार और दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तरी भारत का रेल परिवहन और दक्षिणी भारत का रेल परिवहन, दक्षिण भारत का जो रेल परिवहन है वो आएगा हमारा जो दक्षिण वाला भाग है वो, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि ढाल बने हुए हैं बहुत सारे। आप जानते हैं कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला, इसके अंदर बहुत सारे ढाल बने हुए हैं, तो ढालों के ऊपर जो है ढाल रेल मार्गों के विकास में बाधक रहे हैं। टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते हैं, यहाँ पर बहुत सारी सुरंग का निर्माण किया, लगभग 2000 सुरंगें बनाई गई है दक्षिण भारत के अंदर। दक्षिण भारत में रेल मार्ग को विकास करने के लिए 2000 के लगभग सुरंगें बनाई गई हैं। ठीक है, फिर कुछ विरल क्षेत्र आते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो विरल मार्गों पर, विरल रेल मार्गों वाले क्षेत्र, विरल रेल मार्गों वाले क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो हमारे हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया, ठीक है, पूर्वोत्तर की जितनी भी पहाड़ी हो गई, पश्चिमी राजस्थान जो मरुस्थल है, उन सब के अंदर जो रेल मार्गों का विकास हुआ है उसको हमने क्या कह दिया, विरल रेल मार्गों। ठीक है, ये थे हमारे वितरण प्रणाली। अब भारतीय रेलों के अगर महत्व की अगर हम बात करें तो महत्व आप जानते हैं, सबसे पहला कि किराए भाड़े जो है इसके कम होते हैं। उसके बाद ये सुदूर भागों में संपर्क स्थापित करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी दूरी वाले क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करने का काम करती है। औद्योगिक विकास को इससे गति मिलती है। ठीक है, और जो आपदाओं के दौरान जो राहत सामग्री हम पहुंचाते हैं उसको पहुंचाने में ये सहायक होती है। ताप विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है इसकी वजह से, क्योंकि कोयला आवश्यक स्थान पर आसानी से पहुंचता जा रहा है। ठीक है, कृषि के विकास में भी ये सहायक रही है, क्योंकि कृषि उपजों की आपूर्ति, उर्वरकों की ढुलाई, जो ये सारी चीज़ें थी ये हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो था रेल मार्गों का विकास जो है भारत के अंदर इस प्रकार से पूरा हुआ है। ठीक है, और जो भी इससे रिलेटेड आप एक बार बुक से ज़रूर इस टॉपिक को पढ़ना। ठीक है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।